अब बोलने में फ़र्क पड़ेगा। जब हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब अगर पानी की मूवमेंट है तो पानी की हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, वहाँ से पानी की लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे किसी बिल्डिंग में ईंट होती है सर, जैसे किसी बिल्डिंग में ईंट होती है सर, वैसे ही हमारे शरीर में क्या होती है, कोशिका। ये बाहर से अंदर आ गया विसरण के कारण, हमने कोई प्रेशर नहीं दिया, स्वतः आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता लो है बाहर और हाई है अंदर। अगर ऐसा ना होता तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पास से n गुण आते, उसके पास से n गुण आते, बच्चे में 2n गुण हो जाते, जो अगली पीढ़ी आती है उसमें 4n गुण हो जाते, फिर 8n। तो भैया ये तो स्टेबल ही नहीं रहेगी ना प्रजाति, कुछ और ही बनता जाएगा फिर। हेलो वेलकम, क्या हालचाल। तो अंजाम बैच का जो नेक्स्ट लेक्चर था उसका वेट काफ़ी बच्चे कर रहे थे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो अभी लाइव क्लासेस तो आपकी यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर्स मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, उसकी टेंशन मत लेना। देखो अभी दिक्कत क्या हो रही थी, लाइव स्ट्रीम अपना चल रहा था ठीक ठाक, है ना, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, हमने साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, मैथ्स के भी 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे लाइव में, है ना। फिर क्या होता है कि जो लाइव स्ट्रीम है वो अपने आप ब्रेक हो जा रही थी बीच बीच में से, है ना। तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि जो लैपटॉप है वो काफ़ी पुराना है मेरा, और जैसे ही मैं OBS स्टार्ट कर रहा हूँ ना, कुछ देर तक तो ठीक चल रहा है, उसके बाद जब वो हीट हो रहा है ना तो वो स्ट्रीम ब्रेक हो जा रही है। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी तरह से उसे ठंडा रखने की कोशिश भी कर रहा हूँ मैं, तो जो HDMI केबल है ना वो भी काफ़ी पुरानी है, और वीडियो कैप्चर कार्ड, तो ये सब ना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं यार, है ना। हालांकि देखो अभी अगर मैं अपग्रेड करूँ, ठीक है, लैपटॉप फिर HDMI केबल फिर वीडियो कैप्चर कार्ड, तो उतना जुगाड़ अभी नहीं है ना। हालांकि मैं लैपटॉप अभी अपग्रेड नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो कैप्चर कार्ड एक नया मंगवा के मैं देख लेता हूँ, अगर उससे काम चल जाता है क्योंकि वो सस्ता आता है, ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम दोबारा शुरू हो जाएगी। नहीं तो तब तक ये जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर मिल रहे हैं ना, ये आते रहेंगे, इनकी टेंशन मत लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। फिलहाल लैपटॉप अपग्रेड करना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा एक बार HDMI केबल और वीडियो कैप्चर कार्ड में से जो चीज़ ख़राब है उसको सही करके फिर देखते हैं, अगर चल जाता है तो। फिलहाल नहीं तो आपको अभी ऐसे ही देखना पड़ेगा। बाकी देखो यार, पढ़ाऊंगा तो मैं वही सब चीज़ें, बस यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, वैसे लाइव देखते हैं आप, है ना। बट फिर भी लाइव में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो लाइव इंटरेक्शन होता रहता है बच्चों के साथ, है ना, कमेंट्स के साथ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। जाहिर सी बात है, आपको पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी, लेकिन अभी थोड़ा मजबूरी है तो हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसकी टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं सर। देखो ये जो बैच था ना, इसमें मैंने कहा बोला था आपसे कि भाई 45 डेज में आपका कंप्लीट मैथ और साइंस हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको थोड़ा कम कर दो इस दिन को, क्योंकि कुछ दिन हमने वेस्ट कर दिए। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 45 डेज में, है ना, मैंने आपको क्या बोला था, 45 डेज में हम मैथ और साइंस दोनों कर लेंगे ना। ये मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें हम मैथ्स प्लस साइंस, ठीक है, इसमें हम मैथ्स प्लस साइंस दोनों कंप्लीट कर लेंगे क्लास 9th की। अब आप क्या करो सर, अब जो ये नंबर ऑफ डेज थे ना, इसको थोड़ा और कम कर देना। देखो जो हम चैप्टर कर चुके हैं वो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, हम 4 चैप्टर साइंस के और 5 चैप्टर मैथ्स के कर चुके हैं, जो बाकी बचे हैं, है ना, वो हम जल्दी ही कर लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, शुरुआत से लेके टोटल आप मान के चलो 30 दिन या 35 दिन, जो दिन हो चुके हैं उनको काउंट करके बोल रहा हूँ मैं। ये मैं सोचना कि अभी जो बचा है वो 30-35 दिन में नहीं, वो तो और जल्दी हो जाएगा, है ना। यानी कि 10-11 दिन की क्लास हो चुकी थी, तो 10-11 दिन इसमें से भी निकाल दो, यानी कि आने वाले 20 से 25 दिन में, मतलब टोटल ड्यूरेशन अब ये मान के चलो, है ना, इसमें से हम 10 दिन के आसपास कर चुके हैं, तो यानी 20 से 25 दिन में आपका ये मैथ्स और साइंस का सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। देखेंगे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, हो सकता है इससे भी जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं ट्राई करूंगा, है ना, क्लासेस थोड़ी लंबी लंबी हों, कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि हमें और भी टाइम मिल पाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करने का। तो वो सारी टेंशन मत लेना, बस इतना है कि लाइव की जगह भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसका 1 शॉट लेक्चर हम देखेंगे, हालांकि इसका एक पार्ट हम देख चुके थे, बट ठीक है, अब आधा लाइव आधा रिकॉर्डेड वो ठीक नहीं लगता, इसलिए अब मैं इसको पूरा अच्छे से ही दोबारा से आपको रिकॉर्ड करके, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो सर, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है सर, कोशिका। यानी कि जो हमारा जीवन है वो मूलभूत से किसके ऊपर टिका हुआ है, कोशिका के ऊपर टिका हुआ है सर। कोशिकाएं ही मिल मिल के पूरे हमारे शरीर की संरचना कर रही हैं। हम जो भी कार्य कर पा रहे हैं, जो भी फंक्शन कर पा रहे हैं, वो भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने लेवल पे अपना काम करने में सक्षम होती हैं। इसीलिए क्योंकि कोशिकाएं अपने लेवल पे अपना कार्य कर पाएंगी, है ना, उसमें सक्षम है वो, इसीलिए कोशिकाओं को हम कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं। और क्योंकि कोशिकाएं मिल के ही हमारे शरीर की संरचना कर रही हैं, हमारे शरीर को बना रही हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर को बनाने वाली इकाई, यानी कि हमारे शरीर की संरचना करने वाली इकाई, यानी कि संरचनात्मक इकाई, ठीक है। तो क्योंकि कोशिकाएं
ठीक है, हमारी बॉडी की संरचना भी कर रही है। अब हमारी का मतलब सिर्फ मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, जो भी जीव होते हैं, है ना, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, चाहे पेड़ चाहे पौधे, है ना, सबकी बात कर रहा हूँ, है ना, सभी के शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो सभी के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिकाएं होती हैं। समझ में आ गया? जैसे सर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अब ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, है ना, परमाणु और अणु। तो उसमें आपने देखा था कि जो पदार्थ हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं। सभी पदार्थ किससे मिलके बने हुए हैं? छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं। ऐसे ही सभी सजीवों के जो शरीर हैं सर, वो किससे मिलके बने हुए हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। बात समझ में आ गई? इसको आप देखो ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो एक और तरीके से, कि जैसे आपका घर है सर, है ना, आपके घर में आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी एक बिल्डिंग है, उस पर अलग अलग फ्लोर हैं, थोड़ा और नीचे जाओगे तो अलग अलग कमरे हैं, फिर और थोड़ा नीचे जाओगे तो अलग अलग दीवारें हैं, थोड़ा और नीचे जाओगे तो दीवारें बहुत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी हैं। तो वही जो ईंटें, ठीक है ना, रोल निभा रही हैं पूरी बिल्डिंग को बनाने में, कुछ वैसा ही रोल निभाती हैं कोशिकाएं हमारे शरीर को बनाने में। बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे किसी बिल्डिंग में ईंट होती है सर, जैसे किसी बिल्डिंग में ईंट होती है सर, वैसे ही हमारे शरीर में क्या होती है? कोशिका। ठीक है, जैसे बिल्डिंग को ना ईंटें मिल मिल के बना रही होती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर को कोशिकाएं मिल मिल के बना रही होती हैं, है ना। बहुत सारी ईंट मिल रही हैं तो क्या बनता है? ईंट मिल मिल के दीवार बनाती हैं। क्या बनाती हैं सर? दीवार बनाती हैं। ऐसे ही कोशिकाएं मिल मिल के जिस चीज़ का निर्माण करेंगी उसे हम बोलेंगे ऊतक। अभी मैं ऊतक की साइंटिफिक डेफिनेशन में नहीं जा रहा, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा समझो, ठीक है। ऐसे ही दीवारें मिल मिल के कमरे बनाती हैं सर। क्या बनाती हैं? कमरे बनाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही ऊतक मिल के अलग अलग अंगों को बनाते हैं, अलग अलग अंग को बनाते हैं या अंगों को बनाते हैं, है ना। जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, है ना। श्वास नली एक अंग है ना, आपका आमाशय एक अंग है, किडनी आपकी एक अंग है ना। तो ये जो अंग है वो ऊतकों ने मिलके बनाए, जैसे कमरे। और आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारे कमरे मिल मिल के आपका पूरा एक फ्लोर बना देंगे, पूरा एक फ्लोर बना देंगे, एक मंजिल बना देंगे, है ना, पूरा एक फ्लोर बना देंगे। ऐसे ही अंग मिल मिल के पूरा एक अंग तंत्र बना देंगे। क्या बना देंगे सर? अंग तंत्र बना देंगे। अंग तंत्र मतलब क्या? जैसे सोचो आप, ठीक है ना, आप खाना खाते हो, ठीक है, आपने मुंह से चबाया, फिर खाद्य नली से जाता हुआ आमाशय में गया, फिर वहाँ से फिर वो आगे बढ़ता गया, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बीच में। तो ये सारे अलग अलग अंग मिल रहे हैं, है ना, और ये एक फंक्शन कर रहे हैं खाने को पचाने का। यानी खाने को पचाने के लिए बहुत सारे अंगों का एक ग्रुप आया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे अंगों का एक तंत्र है जो पाचन का काम कर रहा है, यानी कि पाचन तंत्र है। ऐसी सांस लेने के लिए भी अलग अलग अंगों का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ आप नाक से सांस लोगे, फिर फेफड़े वर्क ना करे, फिर उसके, है ना, बीच में जो चीज़ आई है श्वास नली, वो वर्क ना करे, तो फिर आप सांस नहीं ले पाओगे ना सिर्फ नाक की मदद से। तो भाई सांस को लेने के लिए भी हमारा एक पूरा अंगों का एक जाल है ना, बहुत सारे अंग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, तब हम सांस ले पा रहे हैं। फिर वो सांस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ली अंदर फेफड़ों तक ही गई, नहीं सर, फिर वो ब्लड में अब्जॉर्ब होगी, फिर वो अलग अलग कोशिकाओं तक जाएगी। तो मतलब ये पूरा एक सिस्टम है, तंत्र है सांस को ले जाने के लिए, इसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। समझ में आ गया तंत्र का मतलब? यानी अंगों का एक तंत्र क्या कहलाएगा? अंग तंत्र, ठीक है। तो मतलब कोशिकाएं थी, ऊतक बना, उससे मिल के अंग बने, अंग से मिल के अंग तंत्र बने। जैसे ईंटें थी, उनसे मिल के दीवारें बन रही हैं, दीवारों से मिल के कमरे बन रहे हैं, कमरे से मिलके पूरी एक फ्लोर बन गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे, है ना। तो वैसे हमारे शरीर में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ढिंका फलाना तंत्र, है ना, वो चल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्लोर मिल के पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दे रहे हैं, या फिर पूरा का पूरा जो भी मकान है, जितने मंजिला, ठीक है, वो बना दे रहे हैं। और वैसे ही अंग तंत्र मिल के हमारी पूरी बॉडी बना दे रहे हैं, यानी हमारा पूरा शरीर बना दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बस समझाने के लिए सर, ताकि आप अपने दिमाग में रिलेट कर पाओ चीज़ों को। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम ईंट के और टुकड़े नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ईंट को तोड़ना चाहोगे वही टूट जाएगी सर। ऐसे ही कोशिकाओं में भी है सर। ये मत समझ लेना कि कोशिका सबसे छोटी यूनिट है, कोशिका के अंदर कुछ नहीं होगा इसको हम तोड़े तो, नहीं सर, इसके अंदर भी चीजें पाई जा रही हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम क्या बोलेंगे कि भाई ये कोशिका के भी अंग है, यानी कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग, कोशिका के भी अंग है। उनके बारे में ही बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे छोटी यूनिट कोशिका है, लेकिन हाँ, सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट कोशिका है ना, जो अपना काम करने में सक्षम है, जो मिल के, है ना। जैसे ईंट फंडामेंटल यूनिट है, भले आप ईंट को तोड़ दोगे, लेकिन मिस्त्री तो एक एक ईंट ही जोड़ता है ना भाई, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको इतनी समझ में बात आई है तो याद रखना, ये जो डेफिनेशन आपको मैंने लिखाई, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है सर, ठीक है, कि जो कोशिका होती है वो
सजीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। इसमें पेपर में पूछा जाता है कि यहाँ पे संरचनात्मक लिखने का क्या मतलब हो गया, कार्यात्मक लिखने का क्या मतलब हो गया, एक्सप्लेन कर दो। कई बार बोला गया कि कोशिका को, है ना, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखना, क्योंकि सभी जीवों का शरीर की जो संरचना होती है वो कोशिकाओं द्वारा की जाती है। कोशिकाएं ही मिल मिल के किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं, इसीलिए वो किसी सजीव की संरचनात्मक इकाई हुई। और कोशिकाएं अपना कार्य करने में सक्षम है। बेसिकली कोशिकाएं जो कार्य कर रहे हैं उसकी मदद से ही आप चीज़ों को कर पा रहे हो, है ना। जैसे आप सांस लेते हो, है ना, तो फिर वो जो आपने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी आपके ब्लड में, वो बेसिकली कोशिकाओं के पास ही तो जाता है। कोशिकाएं ही फिर उसका यूज करती हैं, उस ऑक्सीजन का। तो मतलब ये चीज़ भी कोशिका लेवल पे ही हो रही है। तो कोशिकाएं अपने कार्य को करने में भी सक्षम है। इन्हीं की मदद से हम जो भी एबिलिटी अपने पास है कार्य करने की, जो भी चीज़ों को हम कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोशिकीय लेवल पे भी हो रहा है, इसीलिए इसको कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो याद रखना, एक वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जगह, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है, देखो साइटो जहाँ भी वर्ड नजर आ जाए आपको, ये जो CYTO है प्रीफिक्स, है ना, ये जो साइटो आपको कहीं भी नजर आ जाए, अगर ये किसी भी शब्द में लग गया तो समझ जाना कि उस वर्ड का कनेक्शन कहीं ना कहीं कोशिका से ही है। समझ में आ रही है बात। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, साइटोलॉजी का मतलब हो गया कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वो ब्रांच, वो शाखा जिसमें हम कोशिका के आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन करते हैं। बेसिकली इसमें कोशिका को स्टडी किया जाता है कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर बात आ जाए कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज बाई चांस, ठीक है, बाई चांस, ठीक है, किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। बाई चांस क्यों सर, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। इन्होंने खुद बनाया था एक माइक्रोस्कोप, है ना, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से ये कॉर्क की पतली छाल को देख रहे थे, है ना, मान लो, ठीक है, पेड़ की जो छाल है, कॉर्क, है ना, कॉर्क एक तरह की छाल है, कॉर्क की पतली छाल को ये देख रहे थे, उसकी काट को देख रहे थे। और इन्होंने जब देखा खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, तो इनको, है ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आए उसकी छाल में। क्या नजर आए सर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आए। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आए ये इनको लगे कमरे जैसे। इन्होंने कंपेयर किया, जैसे घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे इनको, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या नाम दिया उसको इन्होंने नाम दिया कोशिका। क्यों, क्योंकि कोशिका का मीनिंग क्या होता है, कोशिका का मीनिंग मतलब इन्होंने सेल नाम दिया था। सेल का मीनिंग क्या होता है, छोटे छोटे कमरे, है ना। उसी सेल को अब हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, कोशिका। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी, ठीक है। यहाँ तक अगर चीज़ें आप समझ में आ गई तो याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने करी, तो आप लिखोगे रॉबर्ट हुक ने। कब करी, लिखोगे 1665 में। कैसे करी, तो हम बोलेंगे बाई चांस वो एक बार सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कॉर्क की पतली काट को देख रहे थे, तो उन्होंने इसमें बहुत छोटी छोटी कमरे जैसी आकृतियां देखी, इसी को उन्होंने कोशिका या सेल का नाम दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तो आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक है, हालांकि जो कोशिका की थ्योरी है उसको बढ़ाने में, ठीक है, और भी बहुत से साइंटिस्ट का आगे चल के हाथ रहा, जब माइक्रोस्कोप वगैरह और अच्छे से बन गए, विकसित हो गए, है ना। बट अभी हमें उतना डीप लेवल पे नहीं जाना है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप देखोगे सर, ये डायग्राम अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है सर, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आपके स्कूल में कराया गया हो, है ना। ये क्या है सर, ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, है ना। आपने अगर प्याज देखी है, खाई है, तो आपने नोट किया होगा कि प्याज को ऊपर से, ठीक है ना, जब प्याज का कोई भी एक टुकड़ा ले लो, उसमें आप देखोगे एक महीन सी बहुत परत होती है, बिल्कुल महीन सी, है ना, परत होती है जो एकदम झिल्ली या पन्नी की तरह लगती है। उसी को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना सर, ये जैसे एक कोशिका है, ये बीच में जो डार्क वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये केंद्रक है। ये क्या है सर, ये केंद्रक है। समझ में आ गई बात। यानी कि फिर से देखो, ये जो डार्क वाला पार्ट आपको दिख रहा है, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, ये सभी क्या चीज़ें हैं, ये केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, अभी आएंगे हम उस पर, ठीक है। और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, डब्बे जैसी आकृति, ये कोशिकाएं हैं। वो एक कोशिका, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, इस तरह। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है आपका इस चैप्टर से। ठीक है, आगे आगे देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे चैप्टर अभी आपको नहीं पढ़ा जाएगा क्लास 9th में, ठीक है। बट हाँ, जितना भी क्लास 9th में है, अगर आप बायो में इंटरेस्टेड है तब आपको उतने में भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अगला है कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, है ना। तो कोशिका के आधार पर जीवों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो जीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जा रही है, यानी कि पूरा शरीर ही एक कोशिका है। ठीक है, दूसरा क्या सर, जिनके पास एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं। तो जिनके पास सिर्फ एक कोशिकाएं हैं उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव।
ठीक है। तो वो जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, यानी कि एक कोशिका ऐसी जो स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो, उसको हम बोलते हैं, ऐसे जीवों को उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव सर, है ना। जैसे अमीबा सर, बहुत है ना बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे आप फेमिलियर होंगे, इसका नाम भी आपको आसानी से याद हो जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है सर। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है सर। क्लेमिडोमोनास, ठीक है, ये भी एक कोशिकीय जीव है ना। बैक्टीरिया अक्सर, यानी जो जीवाणु होते हैं, है ना, वो अक्सर एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव का क्या मतलब हो गया, जिनमें एक से अधिक यानी अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसके तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो सर, मनुष्य हो गया, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आवाज़ की करी थी कि नहीं ऑन, ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है सर, ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे जाना, क्लास 9 हिंदी मीडियम अकेडमी सर्च करना, PDF आपको मिल जाएगी। और यकीन मानो उस PDF को, जब मैंने समझा दिया ना, उस PDF को आप, ठीक है, इस लेक्चर के ख़त्म होने के 24 घंटे के अंदर अगर एक बार आप दोहरा लेते हो, खुद से पढ़ लेते हो अच्छे से, तो ये जो चैप्टर है ना आपके दिमाग में छप जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल एकदम, ठीक है, बेसिक से लेके सारी चीज़ें। फिर आप उस चीज़ को ही रिवाइज कर लोगे अगर 24 घंटे के अंदर कर लिया आपने ये, ठीक है। तो ये चैप्टर समझो आपका सर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका की किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, मैं ये उसकी लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन, मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि भी जंतु कोशिका, हम पौधों वाली कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कोशिका के अलग अलग अंगक होते हैं, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंग, उनके बारे में ही ये चैप्टर है मेनली, है ना। उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो वही हम पढ़ेंगे। जैसे गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, है ना, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका हो गई, केंद्रकीय झिल्ली हो गई, केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये सब, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, तारक केंद्र क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बताऊँ, है ना, इसको आप देख लेना खुद भी, मैं एक एक करके डिटेल बताता हूँ आपको, है ना। जैसा मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ना भी एक एक करके, ये बस मैंने लिस्ट बना दी है। चलिए एक एक करके बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं अलग अलग स्लाइड में जो मैंने बना रखे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये रहा, ठीक है। ये तो ज़्यादा ही आगे हम लोग, 1 मिनट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन में हमें क्या पढ़ना है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में। जो चीज़ें यहाँ पर हैं सर, सबके बारे में एक एक करके पढ़ाऊंगा आपको, तो ये मत सोचना कि मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी है। ये शॉर्ट में इसलिए लिख दिया ताकि आप एक बार देखो, ठीक है, जब भी आप रिवाइज कर रहे होगे तब की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, ठीक है। और फिर वहाँ पे आप हल्का हल्का इनके बारे में एक बार समझ लो, फिर डिटेल में तो आगे वाली स्लाइड्स में ही, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली सर। तो ये क्या होती है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब क्या है सर, कि यूँ समझ लो कि जैसे ये अगर कोई कोशिका है सर, अब कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें तामझाम पाया जाएगा, जितनी भी चीज़ें तामझाम कोशिका के अंदर पाया जाएगा, उसके बाहर एक कवर होगा ना, उसके बाहर क्या होगा, एक कवर दिख रहा है आपको, सबसे बाहर वाली लाइनिंग, ठीक है ना, सबसे बाहर वाली परत, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने किशमिश खाई हो सर, है ना, किशमिश के सबसे बाहर वाला जो छिलका है उसको ऐसे, ठीक है ना, नाखून से ऐसे छीलने की कोशिश करो, है ना, खास करके जब किशमिश फूली हुई हो, या यूँ मान लो अंगूर ले लो, है ना, अंगूर को अगर बाहर से छिलोगे तो एक पतला से छिलका उसका उतर जाता है ना, कुछ वैसा ही अपनी कोशिका में भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा अंगूर एक कोशिका है, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जैसा ही, जैसे उसमें एक छिलका होता है वैसे कोशिका में भी, ठीक है, बाहर एक छिलका होता है, समझो आउटर लेयर होती है, एक परत होती है, बाहरी परत, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब जाहिर सी बात है कि जो कोशिका के बाहर वाला इन्वायरमेंट है और कोशिका के अंदर वाला इन्वायरमेंट है, इसके बीच में कौन खड़ा है, इसके बीच में कौन खड़ा है, यही कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली क्या करेगी सर, यानी जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली है ना, यही बाहरी पर्यावरण से चीज़ों को अलग करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, बाहर से कोई चीज़ अगर अंदर जाना चाहती है, कोई बाहरी चीज़ अंदर जाना चाहती है कोशिका के, है ना, या कोई अंदर वाली चीज़ बाहर जाना चाहती है, तो इसको आर पार जाने के लिए, चाहे कोई बाहर की चीज़ अंदर जाए या फिर अंदर की चीज़ बाहर आए, है ना, आर पार गमन करने के लिए किससे गुजरना पड़ेगा, उसे इसी झिल्ली से गुजरना पड़ेगा। समझना की बात। तो याद रखना कि कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है ये,
और अन्य पदार्थों की गति को रोक भी देती है, यानी सबको नहीं जाने देती है, सेलेक्टिव होती है बहुत। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो कोशिका के लिए जरूरी है, कोशिका के अंदर मौजूद हैं, ये चाहेगी कि ये चीज़ें बाहर ना जाएं, क्योंकि वो कोशिका के लिए यूटिलाइज हो सकती हैं। और वो चीज़ें जो कोशिका के लिए जरूरी है चाहेगी बाहर से आ जाए। इसी तरह से बाहर से कोई वो चीज़ें जो नुकसान पहुंचा जा सकती है वो उन पर रोक लगा देगी, भाई तुम्हें नहीं आना, ठीक है। वो चीज़ें जो कोशिका के बाहर जानी ही चाहिए क्योंकि वो खतरनाक हो सकती हैं अब, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गए अंदर, तो ये चाहेगी कि अब ये बाहर चली जाए। तो मतलब पदार्थों का अंदर या बाहर जाना, ठीक है, होता है जो भी, वो किसके थ्रू होता है? इसी के थ्रू होता है सर, है ना। अब ये क्योंकि सभी चीज़ों को बाहर नहीं जाने देगी और सभी चीज़ों को अंदर भी नहीं आने देगी, सभी चीज़ों को रोकेगी भी नहीं, मतलब कुछ चीज़ों को रोकेगी, कुछ चीज़ों को जाने देगी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। अब देखो यहाँ से झिल्ली तो आपको समझ में आ गया, है ना। वर्णात्मक और पारगम्य का मीनिंग समझ लो। पारगम्य समझ में आ रहा होगा, आर पार गमन करना, गम यानी गमन, ठीक है, तो गमन यानी जाना, तो ये भी समझ में आ गया, आर पार जाना, है ना। वर्णात्मक क्या क्या मतलब हुआ, है ना। कई कई बार इसको अर्ध पारगम्य भी बोल देते हैं वर्णात्मक की जगह, है ना। दोनों का सेंस लगभग लगभग एक जैसा यूज होता है, अर्ध पारगम्य बोलो या फिर वर्णात्मक पारगम्य बोलो। वर्णात्मक का मतलब चुनकर, ठीक है, सेलेक्ट करके, सेलेक्टिव होती है कि भाई किस चीज़ को जाना है, किस चीज़ को नहीं जाना चाहिए। अर्ध पारगम्य कहीं कहीं लिख देते हैं डेफिनेशन में, तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई इस चीज़ को इसने जाने दिया, उस चीज़ को नहीं जाने दिया। पूरी तरह से नहीं कि जो भी अंदर आया मुंह उठा के चला गया, पूरी तरह से खुली नहीं हुई है। आई बात समझ में? आई बात समझ में इतना, ठीक है। अब जैसे सर, जैसे अब इसके आगे अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो आपको जब आप पेपर दोगे ना, तो एक बार एक ना एक बार, चाहे टेस्ट में चाहे आपके फाइनल एग्जाम में, ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है इस चैप्टर से बच्चों को, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, पानी हो गया, या फिर वो और चीज़ें हो गई, ये कोशिका के अंदर बाहर कैसे आते जाते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है सर, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो पहले आपको डिफ्यूजन यानी कि विसरण समझना होगा। क्या समझना होगा? डिफ्यूजन यानी कि विसरण। विसरण समझोगे तभी ये चीज़ें समझ आएंगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये कोशिका की झिल्ली के आर पार विसरण यानी कि डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे आपको, ठीक है, एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है। ये जो डिफ्यूजन लिखा है ना, इसका मतलब क्या है सर? विसरण, है ना। हिंदी में से क्या बोलते हैं? विसरण। तो देखो यहाँ से क्या सर, विसरण में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई जो भी पदार्थ है आपके पास, ठीक है, याद रखना, कोई भी पदार्थ, ठीक है, ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन से, यानी कि जहाँ पर वो ज़्यादा है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करने लग जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स भी इसी वजह से होता है मेनली, ठीक है। आप यूँ समझ सकते हो, ऐसे समझो सर, ऐसे समझो कि यहाँ पर ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर ये हाई है, ठीक है, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या है सर? हाई, ठीक है, पानी में मान लो ज़्यादा मात्रा में घुले हुए हैं, और यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन लो है सर, है ना, यहाँ पर ये कम घुला हुआ है। यूँ मान लो पानी दोनों तरफ बराबर बराबर रखा था हमने, यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे आधा चम्मच ही नमक डाला, तो अब नमक की कंसंट्रेशन इधर कम है, इधर ज़्यादा है, यही है ना सर। अब मान लो इनके बीच में एक ऐसी दीवार हो, ठीक है, इनके बीच में ऐसी दीवार है जो इन दोनों को मिक्स नहीं होने दे रही थी, इन दोनों को मिक्स नहीं होने दे रही थी। अब क्या होता है सर, ठीक है, कि अगर ये पूरी तरह से इनको मिक्स नहीं दोगी तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो कि ये दीवार जो है यहाँ से किसी तरह से हट जाए, या फिर ये चीज़ें इसके आर पार जा सकती हो, तो आप क्या देखोगे कि जो नेट मूवमेंट होगा, ठीक है, वो इधर से इधर की तरफ होने लग जाएगा नमक का। क्यों? क्योंकि नमक की कंसंट्रेशन इधर है, नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट मतलब हो सकता है कुछ नमक उधर वाला इधर भी आए, लेकिन उससे ज़्यादा इधर जाएगा, तो जो नेट मूवमेंट होगा वो इधर ही ज़्यादा रहेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी कि चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्वतः मूव करती हैं सर, इसी को बोलते हैं विसरण। यानी कि विसरण क्या है? विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की तरफ अपने आप यानी स्वतः गति करते हैं। अब जब भी हम बोलेंगे अधिक सांद्रता कम सांद्रता, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि हम किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सोचो, अगर मैं बात करूँ नमक के मूवमेंट की, तो आपको देखना है नमक ज़्यादा कहाँ था, कम कहाँ था। अगर मैं बात करूँगा पानी के मूवमेंट की, तो आपको देखना है पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा थी, कहाँ कम थी। यही चीज़ आपको, है ना, इस कन्फ्यूजन में रख देती है। कई बार लो कंसंट्रेशन लिखा होता है, कई बार हाई कंसंट्रेशन लिखा होता है, लेकिन कई बार लो कंसंट्रेशन पानी का लिखा होता है, हाई कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि आपने पानी में नमक घोल दिया, तो जो कंसंट्रेशन नमक की है वो तो बढ़ती जा रही है ना सर, यहाँ पे कम है। कहीं कहीं आप देखोगे कि पानी का मूवमेंट दिखाया जाएगा, किशमिश फूल जाती है, किशमिश पेक जाती है, उसमें पानी का मूवमेंट दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम कंसंट्रेशन किसका देखेंगे? उसमें हम देखेंगे पानी किस तरफ ज़्यादा था। यानी कि जिसका भी मूवमेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो,
उसकी कंसंट्रेशन देखो कि वो चीज़ ज़्यादा कहाँ पे है ना। अब जैसे जैसे अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझ लो सर, आप ऐसे समझो कि देखो CO2 और ऑक्सीजन का मूवमेंट मैं आपको दिखाऊं अगर, है ना, कि ये इसकी वजह से कैसे होते हैं। मान लो ये कोशिका है, अब कोशिकाओं का शेप साइज आकृति मतलब अलग अलग होती है सर, तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग आकार की पाई जाती हैं, है ना। मैंने ऐसे ही रफ लेके बना दिया। मान लो ये कोशिका है सर, है ना। अब क्या होगा अगर मैं ऑक्सीजन के मूवमेंट की बात करूं, है ना, तो आपने सांस ली, आपके फेफड़ों में गई सांस, ठीक है, वहां से ब्लड ने ऑक्सीजन ऑब्जर्व करी और ब्लड सबको लेता हुआ जाएगा और कोशिकाओं को बांटता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। मतलब कोशिकाओं के पास ब्लड से ऑक्सीजन जो आ रही है, ब्लड ने जो ऑब्जर्व की हुई है, अब कोशिका के चारों ओर मान लो ऑक्सीजन आ गई और कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है सर, तो अब आप देखोगे कि भाई अंदर कोशिका के जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम है, यानी बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है। जब मैं हाई होने की बात कर रहा हूं तो आप लिखना कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि सांद्रता हाई है बाहर, अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता लो है सर। तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बाहर से अंदर आने लगेगी इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली या फिर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ऑक्सीजन को अंदर एंट्री करने देगी, ऑक्सीजन यहाँ से एंट्री कर लेगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसका उल्टा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा सर, जब ऑक्सीजन अंदर आएगी ये ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगी, इसके अंदर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनने लग जाएगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगेगी। अब ऐसा नहीं कि बाहर थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने ऑब्जर्व नहीं करी होगी, थोड़ी बहुत कर ली होगी सर, भले वो ज़्यादातर ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है, लेकिन और भी दूसरी जगह से, है ना, अलग अलग रिएक्शन से सेल के बाहर भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लेकिन अंदर ना जैसे जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करती जाएगी कार्बनिक चीज़ों से, है ना, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी। अब क्या होगा सर, जैसे बाहर हाई किसकी कंसंट्रेशन थी, ऑक्सीजन की, अंदर क्या थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो, तो ये बाहर से अंदर आ गया विसरण के कारण, हमने कोई प्रेशर नहीं दिया, स्वतः आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता लो है बाहर और हाई है अंदर, अंदर क्या है, हाई, तो अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलने लग जाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहां पर वही चीज हो रही है सर कि विसरण के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप कह लो ऑक्सीजन ये कोशिका झिल्ली के आर पार जा पाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को आप समझ गए अच्छे से। इसमें रोल क्या है सर, कौन कहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है, कौन कहाँ पे लो कंसंट्रेशन में है। कई बार मैं इंग्लिश वाले वर्ड यूज कर दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाना होता है, तो फ्लो में निकल जाता है। कंसंट्रेशन जब भी मैं बोल रहा हूँ समझाओ सांद्रता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है तो आप कहोगे सर पानी के केस में भी ऐसा ही होता है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है, ऐसा ही नहीं बल्कि बिल्कुल यही होता है। बट पानी के केस में हम एक अलग नाम देते हैं, जब पानी का विसरण हो किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, यानी बीच में कोई झिल्ली हो जिसमें पानी आर पार जा सकता हो, है ना, और विसरण हो रहा हो वहां पे, तो पानी वाला विसरण को हम एक अलग नाम दे देते हैं, परासरण। क्या नाम देते हैं सर, परासरण। इसको विसरण को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और इसी डिफ्यूजन यानी विसरण का एक टाइप है क्या, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। अब देखो परासरण में क्या होता है, परासरण में भी जिधर पानी ज़्यादा है, क्योंकि हमें पानी के मूवमेंट की बात करेंगे तो आप देखोगे पानी किधर ज़्यादा है, जिधर पानी ज़्यादा है मतलब पानी की कंसंट्रेशन सांद्रता जिधर ज़्यादा है ये उधर से कम की तरफ स्वतः मूव होगा, बीच में एक झिल्ली लगी होगी अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम बोलते हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। भले आपने ऑस्मोसिस या परासरण ना सुना हो सर, लेकिन आपने रिवर्स ऑस्मोसिस की शॉर्ट फॉर्म यानी कि आरओ जरूर सुना होगा। आपके घरों में, आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में आरओ लगा होगा, है ना। जो आरओ है सर वो पानी को साफ करता है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है, आरओ। आरओ असलियत में उस टेक्नोलॉजी का नाम है, हालांकि हम उस डिवाइस को भी अब आरओ ही बोल दे रहे हैं, बट असलियत में जो आरओ है वो कहाँ से आया, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स, आर फॉर रिवर्स, ओ फॉर ऑस्मोसिस, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि यही जो ऑस्मोसिस है इसी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, है ना। यहाँ पे पानी जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ जा रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस में इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हम जब भी फ्लो की बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस में तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, स्वतः जिधर जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है सर, परासरण की अगर मैं अब आपको डेफिनेशन समझाऊं तो आपको समझ में आ गया होगा कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल के अणु या विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरिए अधिक जल सांद्रता वाले क्षेत्र से कम जल सांद्रता वाले घोल की तरफ जाते हैं। या घोल की जगह चाहो तो आप क्षेत्र ही लिख दो, क्योंकि हमने ऊपर क्षेत्र लिख दिया तो यहाँ पर भी क्षेत्र ही सही रहेगा, है ना। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे कम ज्यादा में ना आप कई जगह देखोगे डेफिनेशन में, जहां पे मैंने अधिक लिखा है वहां कम लिखा होगा, जहां पे
कम लिखा है वहाँ पे अधिक लिखा होगा, वो लोग भी सही हैं। आप कहोगे कैसे सर, ठीक है, फिर ये तो कहीं भी लिख दो, कहीं भी ज़्यादा कहीं भी कम नहीं। मैं कहूँगा वहाँ पे आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बता रहे हैं। जैसे सर यहाँ पे सोचोगे ना कि मान लो, ठीक है, जितना पानी है यहाँ पानी के मुकाबले उतने से ज़्यादा पानी है अगर, तो पानी की कंसंट्रेशन इधर हाई हो गई। यहाँ पे हाई तो हुई कंसंट्रेशन, लेकिन किसकी सर, पानी की, यानी कि H2O की। और यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन लो हुई, ठीक है, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन, समझ लेना इसको जरा ध्यान से, पानी कंसंट्रेशन लो हुई, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे ना पानी ज़्यादा है, मतलब जो घुली हुई चीज़ें वो कम है, इसलिए गाढ़ापन कम आ रहा है। मतलब अगर मान लो इसमें नमक घुला हो, NaCl, है ना, नमक सर, है ना, मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ नमक। अगर इसमें नमक की मैं बात करूँ तो इसमें नमक मैंने कम घोला है, यानी कि नमक की कंसंट्रेशन लो है, यानी कि नमक के हिसाब से देखूंगा तो कंसंट्रेशन में लो बोलूंगा। और यहाँ पे मैं नमक के हिसाब से बोलूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे नमक ज़्यादा घोल दिया है, क्योंकि पानी कम था, नमक ज़्यादा घोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ताकि गाढ़ा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे नमक ज़्यादा है सर, यानी नमक की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है। अब आप देखोगे ना, हाई और लो बोलने से सिर्फ काम नहीं चल रहा, पानी का मूवमेंट तो इधर से इधर ही होगा, यानी कि पानी यहाँ से, ठीक है, इसको अलग कलर से लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है, पानी तो यहाँ से सर इधर ही जाएगा। नेट मूवमेंट का मतलब है कि हो सकता है कुछ पानी इधर भी आए, लेकिन जब आप टोटल रिजल्ट देखोगे, अगर, है ना, 1 ग्राम इधर आया तो 4 ग्राम उधर गया होगा, तो 3 ग्राम नेट रहा, उधर ही बढ़ा होगा, है ना। मेरे कहने का मतलब है नेट मूवमेंट तो इधर ही होगा सर। आप चाहे यहाँ से देख रहे हो तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, वहां देख रहे हो लो से हाई की तरफ जा रहा है क्या। अब बोलने में फर्क पड़ेगा। जब हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब अगर पानी की मूवमेंट है तो पानी की हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, वहां से पानी की लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन इसी क्षेत्र में नमक की तो कम है कंसंट्रेशन, तो यानी कि इधर नमक का कंसंट्रेशन कम है, और जिधर ज्यादा है न, कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। तो दोनों ही डेफिनेशन हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में। तो इससे अच्छा क्या है सर, इतना तामझाम दिमाग में क्यों पालना, हम हमेशा वही बोलेंगे जो चीज़ मूव हो रही होगी। यानी अगर पानी मूव हो रहा है तो हम कहेंगे जिधर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उससे कम की तरफ गया, जहाँ पे पानी कम था। अगर हम नमक की मूवमेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे जिधर नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उधर से कम की तरफ, यानी यहाँ पे नमक का मूवमेंट नेट कहाँ होगा पता है, नमक वहाँ पे ज़्यादा है ना, तो नमक यहाँ से यहाँ आएगा, नेट मूवमेंट। समझ में आ रही बात, लेकिन पानी अभी भी वहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप कहीं भी कम या ज्यादा देख लेना, अगर आपको उल्टा लगे तो पहले देखना किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और इस गलती से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप जल के मूवमेंट की बात कर रहे हो तो जल की ही सांद्रता को लिखो, नमक की पे मत जाओ अभी, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे सांद्रता से पहले दोनों जगह जरूरी से जल लिख दिया है सर, ताकि आपको डेफिनेशन में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई अगर पानी की मूवमेंट की बात कर रहे हो तो पानी का हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे, बस वही देखो, दूसरी चीज़ों में मत जाओ। ठीक है, क्लियर है क्या इतनी चीज़ें। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं सर तो आगे चलते हैं। अब आता है कि भाई जो कंसंट्रेशन है ना, किस तरह के, अगर किसी कोशिका को हम रख दें किस तरह की कंसंट्रेशन में हम रखेंगे, डिपेंड करता है कि वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर सोचो कि मैंने ना एक बर्तन में, ठीक है, एक घोल लिया, इस घोल में मैंने मान लो, ठीक है, इस घोल में मैंने मान लो कोई कोशिका रख दी। अब कोशिका तो बहुत छोटी होती है, उसको ऐसे उठा के एक तो नहीं रखूंगा, तो एक्सपेरिमेंट के लिए भी किशमिश मान लो थोड़ी देर के लिए, मैंने यहाँ पे कोई घोल लिया है और यहाँ पे किशमिश उठा के रख दी सर। अब हम पानी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सोचो अगर पानी की कंसंट्रेशन बाहर हाई है, अब मैं फिर से हाई लो लिखूंगा तो इससे फर्क पड़ता है कि मैं किसकी हाई की बात कर रहा हूँ। पानी की सांद्रता अगर बाहर हाई है और अंदर अगर मैं बात करूँ सर, अंदर यहाँ पे पानी उतना नहीं है, कोशिका के अंदर पानी उतना नहीं है, यानी कि यहाँ पे पानी लो है बाहर के मुकाबले। तो अब क्या होगा, अब अगर इसके बाहर के वातावरण में पानी ज़्यादा है, अंदर उतना सूखा सूखा है, उतना पानी नहीं है, है ना, अंदर सूखी, ये कोशिका सूखी हुई है मान लो थोड़ी, है ना, ये किशमिश है सूखी हुई है, गाढ़ापन है इसके अंदर, उतना पानी जितना बाहर है उतना नहीं है। तो अब क्या होगा सर, अब होगा ये कि बाहर से पानी इसके अंदर, नेट फ्लो मतलब समझ रहे हो ना, कुछ अंदर आएगा कुछ बाहर भी निकलेगा, लेकिन जो नेट फ्लो है बाहर से अंदर आया होगा, ठीक है। तो जो नेट फ्लो होगा पानी का वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो ये कोशिका का साइज बढ़ने लगेगा, ये फूलने लगेगी सर, कोशिका फूलने लगेगी। तो जब भी अंदर पानी कम और बाहर पानी ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन में कोशिका को रखा जाए या किशमिश को ही रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना। अब किशमिश कोई कोशिका, एक कोशिका नहीं हो, इतना है, ठीक है, बस मैं समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसे रख दिया जाए तो ये चीज़ फूल जाएगी। अब अगर ये फूल जाएगी तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अल्प परासरण दाबी विलयन। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्प परासरण दाबी विलयन। आगे बात समझ में, यानी कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात
जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम है, मतलब बाहर आपने नमक वमक बहुत कम घोला है, गाढ़ा नहीं हुआ उतना, पानी पानी है सारा, ठीक है, इसमें रखा गया है, और जल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अंदर से सूखी सूखी कोशिका थी, बाहर गीलापन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को बोलेंगे अल्प परासरण दाबी विलयन। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसका उल्टा हो सकता है क्या? इसका उल्टा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। समझो सर, समझो कि मैंने फिर से एक कंटेनर लिया है, यहाँ पे मैं कोशिका को रखता हूँ, लेकिन इस बार क्या किया है सर, इस बार क्या किया है, ध्यान से देखो, इसका उल्टा भी बाद में आएगा, पहले दोनों तरफ बराबर लेके चलते हैं। जितना पानी गाढ़ा इधर है उतना ही कोशिका के अंदर, यानी कोशिका के अंदर जितना गाढ़ापन था, कोशिका छोड़ो भी, किशमिश, फिर से एग्जांपल, किशमिश के अंदर देखा ना आपने, मीठा वाला पार्ट जो आप खाते हो, है ना, वो जो है जितना गीलापन है उधर उतना ही गाढ़ा बाहर भी है, बिल्कुल बराबर बराबर। तो नेट मूवमेंट जीरो होगा, मतलब जितना नेट मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि पानी अंदर बाहर आएगा ही नहीं, जितना पानी अंदर एंटर करेगा उतना ही निकल भी जाएगा सर, मतलब इसके साइज में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम कंसंट्रेशन है अंदर बाहर, ठीक है, मतलब क्या है कि बाहर की जो कंसंट्रेशन है और अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है सर, दोनों सेम है, तो जितना पानी एंट्री करेगा उतना ही एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सम माने बराबर, सम परासरण दाबी विलयन, ठीक है। अब इनको याद करने का ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, अगर आप डेफिनेशन में कंफ्यूज जाओ, पहले आप सुन लो तीनों को, अभी इसके बाद एक और है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम या विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल का कोई शुद्ध गति नहीं होगी। शुद्ध गति मतलब नेट मूवमेंट नहीं होगा, जितना अंदर उतना ही बाहर, है ना। तो ऐसे विलयन को हम सम परासरण दाबी विलयन कहते हैं, और ऐसे में कोशिका या जो भी किशमिश इसमें जो भी रख दिया आपने, उसका साइज चेंज नहीं होगा, जितना था उतनी ही रहेगी। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगर हम बात करें सर, है ना, आप फिर से सोचो, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और यहाँ पे एक कोशिका ऐसी रखी, है ना, कि भाई इसके बाहर ना मैंने बहुत सारा नमक घोल दिया, बहुत गाढ़ा कर दिया सर, इसको बहुत गाढ़ा कर दिया। अब इतना गाढ़ा कर दिया कि यहाँ का जो पानी है ना, वो अंदर जाने के बजाय ये बाहर वाला घोल जो है ना, इतना नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर कि बाहर वाला घोल अंदर से ही पानी खींचने लग जाएगा। क्यों सर? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब बाहर पानी की कंसंट्रेशन इतनी लो हो गई है ना, क्योंकि आपने नमक डाल डाल के सुखा दिया है बाहर, है ना, बहुत गाढ़ा कर दिया है, कि उसके मुकाबले में अंदर अब हाई कंसंट्रेशन नजर आ रही है पानी की, याद रहे मैं पानी की बात कर रहा हूँ भाई, लो और हाई पानी की बात कर रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, भैंस की आंख, लो और हाई दोनों बोला जा सकता है। अगर मैं नमक के केस में बोल दूं तो नमक की कंसंट्रेशन तो इधर ज्यादा है सर और अंदर कम है ना, तो वो चीज नहीं कह रहा मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी बात करूँ सर, अभी पानी पे फोकस करना, पानी की इधर ज्यादा है, मैं ये बोल रहा हूँ, पानी अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। लेकिन नमक की बात करेंगे तो नमक की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। तो इसीलिए जब भी आप पेपर में डेफिनेशन लिखो तो सोचो कि किसकी कंसंट्रेशन को हाई लो बोल रहे हैं। मूवमेंट तो यही होगा, पानी अंदर से बाहर ही आएगा, भले ही नमक ज़्यादा बोल दो बाहर या फिर पानी कम बोल दो बाहर, पानी के हिसाब से ही पानी मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, अब आप कहोगे अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, अब आप लो लिख रहे हो भाई, अधिक सांद्र का मतलब वो क्या कह रहे हैं कि नमक की सांद्रता ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है कि भाई नमक तो हाई है ना अंदर बाहर, और अंदर लो कौन है? नमक। अगर मैं नमक के केस में देखूंगा तो नमक अंदर लो है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये नमक के हिसाब से लिखा हुआ है, क्योंकि जल सांद्रता नहीं लिखा हुआ है ना। तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर अगर अधिक सांद्र है मतलब बाहर पानी लो है ना, नमक के हिसाब से अधिक सांद्र है तो पानी बाहर लो है, और ऐसे विलयन को हम अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इन सबसे अगर बचना हो कि कभी हम अधिक बोल दे रहे हैं, कभी कम बोल रहे हैं, कभी नमक के हिसाब से, कभी तो क्लियर लिख के आना पेपर में कि यदि पानी की सांद्रता अंदर ज्यादा है, बाहर कम हो गई, क्योंकि बाहर अधिक चीजें घोल दी गई हैं, तो उन चीजों की सांद्रता ज्यादा हो गई जो घुली हुई है नमक की, तो पानी बाहर अंदर से बाहर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अति परासरण दाबी विलयन, ठीक है। देखो सम वाले में तो याद करने की जरूरत नहीं है, सम का मतलब बराबर होता है, तो अंदर और बाहर बराबर हो जाएगा। अल्प का मतलब क्या है कि बाहर बहुत कम चीजें घोली गई हैं, जब बाहर कम चीजें घोली रहेंगी तो पानी ज्यादा रहेगा। जो ये नाम होता है ना अल्प अति, ये होता है कि क्या चीज घोली गई है उसके हिसाब से, है ना। तो बाहर अगर बहुत अल्प मतलब कम मात्रा में चीजें घोली गई हैं तो पानी ज्यादा रहेगा, नमक को बहुत कम मात्रा रहेगी, है ना। यानी पानी बाहर अंदर, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, पानी बाहर अगर हाई है तो अगर मैं नमक की बात करूंगा वो तो लो है ना सर,
तो नमक लो मात्रा में अगर घुला हुआ है, यानी कि नमक के हिसाब से लिखा जाता है ये सब। ये याद करने का ट्रिक, किसके हिसाब से, तो ये सब खैर आप कर लोगे यार, इतना कुछ था नहीं। एक वर्ड आता है एंडोसाइटोसिस, है ना, ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी में था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है सर, ठीक है, कि देखो ध्यान से देखना, जैसे कुछ एक कोश के जीव होते हैं, जैसे अमीबा के केस में आप देखोगे सर, है ना, अमीबा के केस में देखोगे, है ना, इसकी जो ये बाहर वाली त्वचा होती है ना, एक कोश की जीव है, मतलब ये कोशिका झिल्ली जो है वही इसकी त्वचा कम कर रही है ना, ये बहुत लचीली होती है, और लचीलेपन की मदद से आपने देखा होगा कि अपनी कोशिका को मोड़ के, है ना, एक गुफा जैसी आकृति बना लेता है, और अगर फूड पार्टिकल है तो उसको अपने अंदर से निगल लेता है ना। तो मतलब ये अपनी त्वचा, इसके पास हाथ पाँव जीभ ये सब चीज़ें तो नहीं है, दांत तो नहीं है खाने के लिए, तो ये अपनी त्वचा का इस्तेमाल करके ही, क्योंकि इसकी त्वचा लचीली है ना, इसकी त्वचा का इस्तेमाल करके ही ये भोजन को ट्रैप कर पा रहा है, पकड़ पा रहा है। अब ये लचीली ना होती तो ऐसा नहीं कर पाता, है ना। तो यही जो इसकी क्षमता है, इसी को क्या बोलते हैं समझ लो, यही जो प्रक्रिया से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, कहने का मतलब है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर आप लिखना चाहोगे तो आप जैसे लिखोगे, कोशिका झिल्ली लचीली होती है, कोशिका झिल्ली का ये लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। हालांकि ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरह का भोजन ग्रहण किया जा रहा है, बट अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें क्या? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें अब, चलिए ठीक है, यहाँ पे चलते हैं सर, ठीक है। कोशिका भित्ति, है ना, अभी आपने कोशिका झिल्ली पढ़ा, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, याद रखना कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों वाली कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और क्यों पाया जाता है इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें, ठीक है, सिर्फ पौधों वाली कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ मैं मेनली, ठीक है ना। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा, प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त भी एक और झिल्ली होती है, एक और आउटर लेयर होती है उसके ऊपर, जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, आप इसके बारे में 11th-12th में और अच्छे से पढ़ोगे सर, है ना। और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, ठीक है सर। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, देखो जरा, अभी हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, भाई ये कोई कोशिका है ना, कोशिका के बाहर थी कोशिका झिल्ली, है ना, ये क्या थी सर, कोशिका के बाहर क्या थी सर, कोशिका झिल्ली। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना, एक आउटर लेयरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ इस लेयर के ऊपर जो पौधे होते हैं उनमें एक और लेयर होती है सर, इस लेयर के अलावा एक और प्रोटेक्शन लेयर होती है, लेकिन सिर्फ पौधे में पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना। ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अब पेपर में ये आता है कि भाई ये पौधों के पास एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर क्यों होती है, एक कोशिका भित्ति क्यों होती है, ठीक है, जंतुओं के पास ये क्यों नहीं होती। तो आप सिंपली बोल सकते हो सर कि देखो यहाँ पर जो ये पौधे हैं ना सर, हमारी तरह भाग नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते धूप से, जैसे अगर धूप आ गई आप तो घर में चले जाओगे, कोई जानवर अगर बाहर घूम रहा है अपनी गुफा में चला जाएगा, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएगा, छाया ले लेगा, है ना। बारिश हो रही है तो उससे बचने के लिए छुप जाएगा जहाँ बारिश ना आती हो, है ना, आप घर में छुप जाओगे, या फिर किसी ऐसी चीज़ का सहारा ले लोगे जहाँ से वो बारिश आपके ऊपर ना पड़े। तो जो आपके शरीर की कोशिकाएं हैं उनको एक अलग से एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत शायद नहीं है उतनी, इसलिए नेचर ने बनाया भी नहीं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं भाई, धूप हो रही हो, बरसात हो रही हो, गर्मी हो रही हो, भैंस के यहाँ कुछ भी हो रहा हो, ठीक है ना, चाहे आग लग जाए, वो भाग नहीं सकते अपनी जगह से। तो उनके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए उन पर एक अलग से लेयर होती है उनकी सुरक्षा के लिए। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है अगर बात, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चीज़ें क्यों पाई जाती है। अच्छा, इस डिफरेंस को याद रखना, जब जंतु कोशिका और पौधों वाली कोशिका यानी पादप कोशिका में डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें एक डिफरेंस तो देखो ये भी हो जाएगा कि जो पौधों वाली कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सॉरी उसमें कोशिका भित्ति होती है, कि जो पौधों वाली कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जो जानवरों की यानी कि जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है ना, एब्सेंट होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आती है जीव द्रव्य कुंचन, है ना, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। ये चीज़ें भी, ये वर्ड भी आपसे डिफाइन करने को बोल दिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इसका मतलब नहीं समझते, वो सिंपल सा मीनिंग रखता है ये कि देखो भाई, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, यानी कि पानी बाहर निकल गया, पानी
कि नुकसान हो गया, पानी की कमी आ गई, तो जाहिर सी बात है जैसे किशमिश फूली हुई थी, पानी बाहर निकालोगे चिचुक जाएगी ना, पिचक जाएगी ना। तो वैसे ही जब कोशिका से पानी की हानि होगी तो कोशिका झिल्ली सहित अतिरिक्त पदार्थ संकुचित हो जाता है ना, उसमें सिकुड़न आ जाती है। इसी घटना को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही हो, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं केंद्रक की। अभी आप देख रहे थे कि जब भी मैं कोशिका बना रहा था तो एक ऐसा डार्क पार्ट बना दे रहा था, इसी को हम बोलते हैं केंद्रक। हालांकि सभी कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो एक जगह ऐसे इकट्ठा हो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी आप पढ़ोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें स्पष्ट केंद्रक ऐसे नहीं दिखता कि यहाँ पे होगा, लेकिन इनमें दिखता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसका मतलब अभी तक मैं जो ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ ना, आप समझ जाना कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही केंद्रक कहीं एक जगह खास दिखता है। बाकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें क्या होगा कि जो केंद्रक का मेटीरियल होगा ना, ये बिखरा होगा पूरे कोशिका भर में, कहीं भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी पहले केंद्रक को समझ लो, चाहे वो बिखरा हुआ हो चाहे जैसा भी हो, केंद्रक को समझ लो सर, है ना। इस डायग्राम को मैं रहने देता हूँ, ठीक। केंद्रक क्या होता है इसको समझ लो, ठीक है। केंद्रक कोशिका का केंद्रीय भाग और नियंत्रण कक्ष होता है जिनमें अनुवांशिक सामग्री होती है। अनुवांशिक सामग्री मतलब एक कोशिका से, देखो जो भी कोशिकाएं हैं आपके शरीर में, वो शुरुआत में आपका शरीर भी एक कोशिका ही था। जितने भी जीव होते हैं ना, उनके शरीर में जो नई कोशिकाएं बन रही होती है वो कहाँ से बनती हैं? जो पुरानी कोशिका थी उसी के डिवीजन से बनती है सर, उसी के डिवीजन से। तो अगर मान लो एक कोशिका ब्रेक होगी, है ना, और दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होगी जब सेल डिवीजन के टाइम, है ना, तो भाई इसी केंद्रक में वो इंफॉर्मेशन होती है कि जो, ठीक है, मान लो पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है, ठीक है, जो बनने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें जो गुण आएंगे वो कहाँ से आएंगे? इसी कोशिका के जैसे गुण होंगे, या फिर कैसे भी हो, जो भी है वो डिसाइड कौन करेगा? इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है ना, वही इन्फॉर्मेशन बताएगी सर कि देखो जो नई वाली कोशिका बन रही है उसके अनुवांशिक जो गुण थे वो इसमें स्टोर हैं, है ना, और इसी के हिसाब से यही जो कोडिंग है इसके डीएनए में, ठीक है, वही उन कोशिकाओं को निर्माण करेगा कि इसी तरह की वो कोशिकाएं बनेंगी। समझ में आ गया? मतलब जो डीएनए होता है, ठीक है ना, वो इसमें स्टोर रहता है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में ही अनुवांशिक गुणों की जो सूचना है वो होती है, जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। चाहे माता पिता से अगली संतति की बात कर लें वो भी, या फिर सर एक कोशिका से उसी जीव में, जैसे आप तो एक ही जीव हो, आपके शरीर में भी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बन रही हैं। तो सिर्फ ये मत समझ लेना कि माँ बाप से बच्चे की बात कर रहे हैं, बल्कि किसी भी सेल से जो नई सेल बन रही है उसको डॉटर सेल बोला जा रहा है। तो ये मत समझना डॉटर सेल बोलने का ये मतलब है कि भाई किसी का बच्चा हुआ, वो नहीं। वो तो ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, बट जो आपका शरीर है, मैं नए शरीर बनने की बात ही नहीं कर रहा, आपकी बॉडी में ही पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बन रही हैं सर, उसमें भी यही चीज़ हो रही है ना। हालांकि जो वो सेल होती है जिससे एक नया, ठीक है, बच्चा पैदा हो रहा है, वो रिप्रोडक्टिव सेल है। वो अभी आप आगे पढ़ोगे, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, मादा में ओवम और नर में स्पर्म यानी शुक्राणु, तो वो सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अभी मैं रिप्रोडक्शन में नहीं जा रहा, वो हम क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक सेल से दूसरी सेल बनने की, है ना, उसमें भी ये होता है, और माता पिता से जो नई संतान पैदा हो रही है उसमें भी, ठीक है, यही चीज़ें कुछ ना कुछ अनुवांशिक वर्ड का जब भी मीनिंग समझ में आएगा तो आप यही समझना, पुराने माता पिता वाले गुण से, यानी पेरेंट सेल बोल लो या फिर पेरेंट्स बोल लो, उससे नई संतति में जो गुण जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये याद रखना। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी सामग्री, सभी मतलब सूचनाएं, कोडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अभी डीएनए का जो एक पार्ट होता है, क्रियात्मक पार्ट, उससे हम बोलते हैं जीन, ठीक है। अब ये जो जीन है सर, इनमें सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, ठीक है। अब याद रखना, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है ना, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है ना। और जब ये विभाजन होने वाली होती है उस समय क्रोमोसोम के रूप में छड़ाकार नजर आने लग जाता है, जब डिवीजन होने ही वाला होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो क्लास 10th में और अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी बस इतना याद रखना सर कि ये सबसे मेन पार्ट जो कोशिका का होता है वो होता है केंद्रक, सेंट्रल पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है सर? प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है कि वो कोशिकाएं जिनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी उनकी जो अनुवांशिक सामग्री होती है, डीएनए वगैरह,
ये कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मा में तैरता रहता है। साइटोप्लाज्मा मतलब सर कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है जिसमें सारी चीज़ तैर रही है उसे बोल दो साइटोप्लाज्मा। तो ये उसी के अंदर यानी तैरता रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कोशिका होगी उसमें कुछ ऐसा केंद्रक नहीं पाया जाएगा, एक जगह अलग अलग जगह जो इसका डीएनए वगैरह है वो तैरता रहेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा सर, एक स्पष्ट सुकेंद्रक देख सकते हो आप। समझ में आ गई बात? यहाँ तक बात समझ में आई। सिर्फ केंद्रक की बात नहीं कर रहा, जो और अंग होंगे है ना, ज़्यादातर आप देखोगे कि इसके अंदर जो कोशिका के अंगक होंगे वो झिल्ली युक्त नहीं होंगे, यानी उनके किनारे भी झिल्ली नहीं होगी। कोशिका के अंदर जो चीज़ें पाई जा रही हैं वो झिल्ली में वो भी बंद नहीं होंगी, आप देखोगे तो। किसमें? इस टाइप की कोशिका में। जबकि यहाँ पर जो कोशिका के अंगक होंगे ज़्यादातर वो भी झिल्ली के अंदर पैक होंगे, है ना। उनका भी एक डिफाइंड एरिया होगा कि भाई देख तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे, ठीक है। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जबकि यहाँ पर केंद्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ समझ में आ गई, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक यानी जो दूसरे अंगक होते हैं वो भी झिल्ली युक्त अक्सर नहीं होते हैं। यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इनका आकार जो होता है प्रोकैरियोटिक का ये प्रायः छोटा होता है, जबकि इनका आकार अक्सर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। क्रोमोसोम इसमें एक होता है और यहाँ पे एक से अधिक होते हैं, अनेक होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये छोटे छोटे मैंने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं लिखा है, ताकि आपको दिमाग में मेमोराइज करने में आसानी हो, है ना। आप इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, मैं फिर से बोल के चल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बीच में डिफरेंस अक्सर पूछा ही जाता है, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो ये आपको पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मैंने आपको बता दिया, है ना, वही साइटोप्लाज्म से मैं बोल रहा था, ठीक है। कोशिका द्रव्य का मतलब क्या हो गया? कोशिका के अंदर का लिक्विड, कोशिका के अंदर का जो द्रव्य हिस्सा है उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसी के अंदर बाकी अंगक होते हैं इसके, क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी अंगक होंगे उसके पार्ट होंगे वो इसी द्रव्य में तैरते रहते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यह पानी, लवण और कई तरह के कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव में ही कोशिका के अंगक होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, कोशिका के अंदर ये लिक्विड फैला हुआ है तो बाकी चीज़ उसी में तैर रही होंगी, है ना। तो ये समझने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर अगर हम बोले तो उसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। याद रहे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के अगर हम एक साथ नाम देना चाहें तो जीव द्रव्य, है ना। यानी कि अगर जीव द्रव्य की बात की जाए आपसे, है ना, आपसे पूछा जाए कि जीव द्रव्य क्या होता है तो आप समझ सकते हो कि जीव द्रव्य का क्या मतलब होता है सर। इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य प्लस, है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य प्लस में केंद्रक, इन दोनों को मिला के एक साथ अगर एक नाम दिया जाए, बोला जाए तो जीव द्रव्य बोला जाता है। कोशिका द्रव में मौजूद जो राइबोसोम होते हैं, ये कोशिकाओं में जो mRNA होता है इसको प्रोटीन बदलते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक के बारे में, टेंशन मत लो, है ना। कोशिका द्रव में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। कोशिका द्रव्य कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखता है भैया, ये नहीं होगा तो कोशिका एकदम सिकुड़ जाएगी ना, ठीक है। जैसे आपने समझो गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरी हुई है, तब तक वो फूला हुआ है, अब हवा निकाल दोगे पिचक जाएगा ना। अब हवा की जगह पानी समझ, जैसे होली पे, है ना, होली पे अपने पानी वाले गुब्बारे फुलाए होंगे भाई, है ना। तो पानी अब जैसे उसमें भरते हो तो उसका शेप बनता जाता है ना, तो वैसे ही सर अब उस पानी को निकालोगे फिर से पिचक जाएगा। तो वैसे ही कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य, ठीक है मतलब कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, है ना। तो मेनली अगर हम कोशिका द्रव्य की बात करें तो जो उसके अंदर लिक्विड है वह उसकी शेप को बनाए रखता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर चयापचय में मदद करता है, मतलब जो भी उसके अंदर टूट फूट, है ना, सारी एनर्जी का बनना बिगड़ना हो रहा है, ठीक है, जो भी उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है सबको कोशिका द्रव्य ही रेगुलेट करता है एक तरह से, क्योंकि उसी में तैर के चीज़ें इधर जाती हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर परिवहन की अनुमति देता है, तो जाहिर सी बात है भाई, अंदर जो लिक्विड है उसी में तैर के अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना यार, है ना। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर सुरक्षा और भंडारण का काम भी करता है। खैर, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो एक काम करना सर, जो भी इनके पार्ट हैं, है ना, कोशिका द्रव्य, हरित लवण, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, ये सब एक बार ना क्या करना, इनको बनाना और इसकी लेबलिंग करना। मैं क्या कह रहा हूँ, बनाने के लिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है भैया, आप कुछ भी ऐसे बना दो भैंस की आँख, लेकिन जो नेमिंग करोगे ना, जो लेबलिंग करोगे, वो स्पष्ट होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। अब केंद्रक को कुछ और लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी आपको जो डिजाइन बन रहा है वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डिपेंड नहीं करता इतना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई अगर इसके जैसा नहीं दिख रहा है
तो कोई बात नहीं है, आपका जो नेमिंग करी है ना, आपने जो नाम दिए हैं वो सही सही जगह होने चाहिए। आपको ऐसे तीर मारोगे ना, तीर जाके केंद्रक को तो तीर मारो, किसी और को जाके ना लग जाए, ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। लेबलिंग करनी आपको आनी चाहिए। ऐसा क्यों है सर, आपके नंबर क्यों नहीं कटेंगे, डिजाइन आपने अलग बना दिया? क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं का डिजाइन अलग अलग होता है सर। अब आपसे बोला थोड़ी जा रहा है कि फलाना कोशिका को बनाओ, ठीक है, आप अपने शरीर में ही लिख लो यार। स्पर्म का शेप अलग होता है, जो आपकी नर्व सेल होती है उसका शेप अलग होता है, अस्थियों वाले जो सेल्स होती हैं आपकी हड्डियों वाले, उनका शेप अलग होता है। समझ में आ रही बात? तो मतलब आपका नेमिंग सही होना चाहिए जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। चलिए अब एक एक करके अच्छे से बात करते हैं जो चीज़ें बच गई थी। एक है अंतर्द्रव्य जालिका, है ना। जो आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो इनमें से हमने कुछ के बारे में डिस्कस कर लिया है ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये जो नाम लिखे हुए इनमें से कुछ के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो चीज़ें रहती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो उनमें एक क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना। E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम, यानी कि ER, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका क्या होता है सर? पहली बात तो ये सुकेंद्रक कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जिसके केंद्रक के किनारे झिल्ली होती है सर, है ना, ताकि एक जगह इकट्ठा रहे, है ना। अभी आपने पढ़ा था ना यूकैरियोटिक वाली कोशिका, उसमें मिल लिए पाया जाता है। ये एक झिल्लीदार कोशिका अंग है सर। मैंने कहा ना कोशिका के अंग जो होते हैं, देखो इसमें यहाँ पे बताया था कि जो कोशिका के अंग होते हैं वो भी झिल्ली युक्त होते हैं यूकैरियोटिक में, और इसमें केंद्रक भी परिभाषित है। यानी इस तरह में मेनली वो पाया जाता है। कौन सर? ये, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका। यह झिल्ली केंद्रक की झिल्ली से निकलती है, और यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है सर, है ना। यानी केंद्र की झिल्ली से ही निकलती हैं ये संरचनाएं और आगे फैल जाती हैं, ठीक है। ये लंबी नलिका या गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देते हैं। इनकी रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है, और ये दो टाइप के होते हैं सर, एक तो खुरदरे वाले और दूसरे चिकने वाले, ठीक है। जो खुरदरे होते हैं उनको बोलते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और जो चिकनी वाले होते हैं इनको बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और वो खुरदरे वाली, ठीक है। देखो जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती हैं इन पर राइबोसोम्स होते हैं सर। इन पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। मेरे लिए क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन बनाने का, यानी प्रोटीन सेंसलेशन करने का काम करते हैं राइबोसोम, जो कि कहाँ पे होते हैं सर? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पे। यानी अब ये क्योंकि राइबोसोम वहाँ पे इकट्ठे हैं उनके सरफेस पे, तो जो राइबोसोम इकट्ठे हैं इसी वजह से इनकी सतह कैसी होती है? खुरदरी हो जाती है भाई, इसीलिए तो खुरदरी होती है। समझ में आ गई बात? अगला क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं, और ये लिपिड को स्रावित करती है, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात? अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका के अंदर व बाहर के पदार्थों का आदान प्रदान करने में मदद करती है। अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ना समझना, आपको ये चीज़ें, है ना। ऐसा नहीं होगी सभी भूल जाओगे पेपर में, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने को नहीं आता इसके बारे में, जितना भी आता आप लिख लोगे। आगे बात करते हैं गोल्जी उपकरण की, है ना। तो गोल्जी उपकरण क्या है? गोल्जी उपकरण कोशिका का ही एक अंग है, यानी कोशिका का एक अंगक है। आप अंग की जगह सही वर्ड अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो अंगक लिखना। कोशिकाओं के अंग को हम मेनली अंगक शब्द से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। तो गोल्जी उपकरण कोशिका का एक अंगक है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेज करने का काम करता है, ठीक है। इसे गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यह कोशिका के डाकघर की तरह काम करता है, मतलब इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जो वहाँ पे संसाधित हो रहे हैं ना, जो भी प्रोटीन वगैरह चीज़ें बन रही है, उनको जहाँ तक पहुँचाना है उसके अंदर पैक होते हैं और पहुँचा दिए जाते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए कुछ परिस्थिति में यहाँ पे ये चीज़ भी देख लेना कि गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है ना। तो कई बार पूछ लेते हैं किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसके द्वारा, ठीक है, गोल्जी उपकरण के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है। होता क्या है सर? ये पहले इसकी बात करते हैं, फिर इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं इसकी बात करेंगे। तो जो लाइसोसोम होता है ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ये भी एक अंगक है, और ये झिल्ली से घिरे अंग होते हैं। इनमें पाचन एंजाइम होते हैं सर। इनमें क्या होते हैं? पाचन एंजाइम होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना, जो पचा सकते हैं चीज़ों को आसानी से, और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को ये ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। इन्हीं केमिकल्स का यूज करके तोड़ा जाता है ना। और कोशिका के अप्रचलित घटकों को ये पचाते हैं। अप्रचलित मतलब कोशिका के वो पार्ट जो टूट फूट गए हैं, खराब हो गए हैं, उनका कोई काम नहीं रहा, है ना। तो कोशिका में जहाँ पर ये लाइसोसोम होंगे
है ना, उसके अंदर केमिकल होगा, वो पार्ट उसके अंदर चले जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, है ना, एक तरह से समझो, ठीक है। उसका कूड़ा घर है और कूड़ेदान है कोशिका का, है ना, लेकिन सिर्फ कूड़ेदान काम नहीं करता है ना, बाकी जो को तोड़ भी रहा है, खराब जो चीज़ें हैं उनको कूड़े की तरह उसमें कोशिका ने फेंक दिया और उसको ख़त्म भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है सर, लेकिन क्या होता है, अब क्योंकि ये बाकी चीज़ों को पचा रहा है ना, तो इसे कोशिका का इसे पाचन तंत्र कह सकते हैं, कूड़ेदान की जगह पाचन तंत्र खैर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो सर कि क्या हो कि कोशिका के अंदर ये जो ये लाइसोसोम था, इसके अंदर खतरनाक केमिकल है जो चीज़ों को पचा ले रहा है। अब सोचो ये किसी तरह से फट जाए, अगर ये फटेगा तो इसका केमिकल पूरी कोशिका में फैलेगा और पूरी कोशिका को ही पचा लेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा, कोशिका को मार देगा। और कोशिका को जो चीज़ मार रही है वो खुद कोशिका का ही हिस्सा है, किसी बाहर वाले ने इसको आके नहीं मारा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो कोशिका है वो खुद के ही द्वारा मारी गई, क्योंकि ये उसका ही हिस्सा था। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका ने सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्मघाती थैली बोला जाता है इसको कोशिका की, क्योंकि ये फट गई तो कोशिका को ही पचा लेगा। तो यहाँ से याद रखना आप कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है या फट सकता है और उसमें मौजूद पाचन एंजाइम जो है कोशिका को ही बचा लेते हैं, मतलब पूरी की पूरी कोशिका को ही मार देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब कोशिका ये मर जाएगी, और ये मरी किसके कारण, किसी बाहर वाले बंदे के कारण नहीं, खुद से, क्योंकि उसका खुद का ही पार्ट है लाइसोसोम, कोई बाहर की चीज़ नहीं है वो। तो क्योंकि अब कोशिका खुद के द्वारा ही मर रही है, और खुद के द्वारा मारने को क्या बोलते हैं, आत्मघात कर लेना, तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मिटाता चलता हूँ ताकि आप बाद में नोट्स पढ़ो ना यार, तो ये घिच पिच ना देखिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, बिजली घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्ली से बंधे ये भी अंगक होते हैं, है ना, इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा देने के लिए जरूरी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी जिसे एटीपी बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा होती है, हमने पढ़ा भी था, ठीक है, ये उसका उत्पादन करते हैं, एटीपी, है ना। एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगला क्या है सर, माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना आप दो झिल्लियाँ होती हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी, यानी इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन देंगे, इनमें दोहरी झिल्ली वाले अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो आपको पहचानना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा अंग है जिसपे दोहरी झिल्ली होती है, याद रखना, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, इसका अपना डीएनए तथा अपना राइबोसोम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक ऐसा अंगक बताओ जिसके पास अपना डीएनए होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उन अंगों में से एक है जिनमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, और ये इसीलिए अपना खुद का प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम होगा तो ये प्रोटीन खुद का बना लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चीज़ पूछी जाती है भाई, है ना, कहेंगे एक अंगक का ऐसा नाम बताओ जो अपना प्रोटीन, है ना, अपना कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है, तो आप लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऐसे अंगक का नाम बताओ जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो आप लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा अंगक बता दो जिसमें दोहरी झिल्लियाँ होती, तब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। अगला आता है प्लास्टिड सर। जो प्लास्टिड होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। तो पहली बात तो ये जंतु कोशिका और पौधों वाली कोशिका में डिफरेंस पूछा जाए तो एक डिफरेंस आपको और पता लग गया कि पौधों वाली कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, जबकि जंतु वाली कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं सर, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब क्या हो गया, कलरफुल, ठीक है। जैसे जो आप ब्राउजर यूज करते हो ना, क्रोम, वो देखोगे ना काफ़ी कलरफुल है, उसका नाम ही इसलिए पड़ा हुआ क्रोम, यानी दुनिया के सारे रंग उसमें, मतलब दुनिया का कुछ भी उसमें सर्च कर लो, कुछ इस सेंस में क्रोम का नाम रखा गया, ठीक है। तो वैसे ही क्रोम का मतलब क्या है, कलर सर। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन प्लास्टिड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है सर, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब क्या होता है, सफ़ेद, ठीक है, यानी कि श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड। आगे बात समझ में। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसी का एक टाइप है क्लोरोफिल, जिसमें देखते हो ना कि हरा कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि हरे रंग के लिए वर्णक होता है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिस क्रोमोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग कलर के लिए, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट वो वाला जिसमें क्लोरोफिल होगा, उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल के अतिरिक्त, ठीक है, विभिन्न अलग रंग, पीला हो गया, नारंगी हो गया, इसके वर्णक भी होते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक ऐसा अंग जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं सर, समझ में आ गई। और एक और बात याद रखना
कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है सर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में भी कि क्या प्लास्टिड में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, आप लिखोगे हाँ। ऐसे बोल देंगे 2 अंगों के नाम बता दो जिनमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, आप एक लिखना माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या लिख देना प्लास्टिड। समझ में आ गई बात यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है रसधानियाँ, ठीक है, किसका रसधानियाँ। तो रसधानियाँ क्या होती है, रसधानियाँ कोशिकाओं में पाई जाने वाली थैलियाँ होती हैं सर। क्या होती हैं, थैलियाँ होती हैं, थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनमें पानी और बाकी और अन्य तरह के पदार्थ भरे रहते हैं सर, है ना। रसधानियाँ कोशिका द्रव में पाई जाती हैं, ये तो खैर कोई नई बात नहीं है, जो भी सब चीज़ें कोशिका द्रव के अंदर ही हैं। दूसरा क्या है सर, जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पौधों वाली कोशिका में बड़ी होती हैं। तो एक अंतर और मिल गया आपको जंतु कोशिका और पौधों वाली कोशिका में। अगला क्या है, रसधानियाँ एकल झिल्ली से घिरी होती है, इसमें डबल लेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, मेनली ज़्यादातर में एकल होती है, यानी सिंगल लेयर होती है, ठीक है। पादप रसधानियों में पौधे के लिए जरूरी पदार्थ जैसे कि शर्करा हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं ना, कुछ प्रोटीन भी भरे होते हैं क्योंकि थैलियाँ तो उसमें चीज़ें भरी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना भैया। अब बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन की। मैंने आपको भी क्या बताया था कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं कहीं ना कहीं वो किसी एक कोशिका से डिवाइड होकर 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डिवीजन से ही, सेल डिवीजन बोलते हैं कोशिका विभाजन, इससे ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं किसी भी जीव के शरीर में, है ना, उन्हीं की वजह से नई कोशिकाएं बनती हैं, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो, है ना। यूनिसेलुलर है तो खैर वो तो फिर एक ही कोशिका होती है। तो यहाँ पे सर क्या है कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती रहती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की भरपाई हो सके, ठीक है, और उनका प्रतिस्थापन हो सके, और प्रजनन हेतु युग्मक बनते रहते हैं। अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 10th में और अच्छे से, फिर 11th में बायो लोगे तो फिर रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सर जो विभाजन होता है ये मेनली 2 टाइप के हैं सर, ठीक है। पहला क्या है सर, सूत्री विभाजन, और दूसरा क्या है सर, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो सूत्री विभाजन ये पहला और अर्धसूत्री विभाजन ये दूसरा, है ना। इस नाम के 2 मुख्य प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है। सूत्री विभाजन को कई बार हम समसूत्री विभाजन भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। सूत्री विभाजन को हम समसूत्री विभाजन भी बोल देते हैं। तो कई बार आपको सूत्री विभाजन की जगह समसूत्री विभाजन लिखा हुआ दिखाई देगा, एक ही बात होती है, चाहे आप सूत्री विभाजन बोल दो या समसूत्री विभाजन, ये एक चीज़ है, और अर्धसूत्री विभाजन एक अलग चीज़ है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो डायग्राम बना के दिखाए गए हैं, अब इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं सर। पहले बात कर लेते हैं समसूत्री विभाजन की। किसकी, सूत्री विभाजन बोल दो या फिर समसूत्री विभाजन बोल दो। इसमें क्या होता है सर, ध्यान से देखना, बहुत आसान सी चीज है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहलाते हैं। कहने का मतलब है 2 तरह का सेल डिवीजन जो है ना, ये मेनली किस लिए है, एक तो बाकी सारा जो चेंज आपकी बॉडी में हो रहा है, जो कोशिकाएं आपकी बॉडी के लिए बन रही हैं वो, दूसरा कि वो डिवीजन जिससे नए बच्चे पैदा होंगे, यानी कि जो प्रजनन कोशिकाएं हैं उनमें जो होगा, तो वो अभी आएगा आगे अर्धसूत्री में। बाकी जो जितने भी डिवीजन होते हैं आपके शरीर में, नई कोशिकाएं बनना, चोट का भरना वगैरह वगैरह, वो मेनली इससे होते हैं, सूत्री विभाजन से। और जो नया बच्चा पैदा हो रहा है ना, स्पर्म सेल और ओवम सेल में, ठीक है, शुक्राणु में और मादा में अंडाणु में, ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो अर्धसूत्री में आएंगे। अब इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं सर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं, है ना, सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, चीज़ें नर में और मादा में, उसको छोड़ दो, बाकी जहाँ जो डिवीजन हो रहा है वो मेनली किससे होता है, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन से, है ना। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसमें मात्र कोशिका भी कहते हैं, ठीक है, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। अब यहाँ पे मात्र कोशिका और संतति कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो माता पिता वो चीज़ नहीं है ना। जिस कोशिका से नई कोशिका बन रही है इसको बोलेंगे मात्र कोशिका, जो नई वाली कोशिकाएं बन रही है इनको बोलेंगे संतति कोशिका। समझ में आ गया, ठीक है। और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान ही होती है। क्यों सर, देखो, जैसे आपकी बॉडी में एक सेल थी और उससे 2 अलग अलग सेल बनी, मैं आपका जो आगे जाके शादी होगी, रिप्रोडक्शन के बाद बच्चा होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी बॉडी में ही जो नई सेल्स बन रही हैं उनकी बात की जा रही है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा सर, आपकी जो पुरानी वाली कोशिकाएं थी वही 2 में टूट की जाएगी, वही 2 में टूट जाएगी। अब क्या होगा कि जो नई वाली कोशिकाएं बन रही है इसके सभी गुण बिल्कुल इसके जैसे ही होंगे, जितने गुणसूत्र इसके पास थे उतने ही गुणसूत्र इसके पास भी होंगे सर, है ना। समझ आ रही बात समझ आ रही। इसके पास अगर n नंबर ऑफ गुणसूत्र थे तो इसके पास भी n नंबर ऑफ गुणसूत्र होंगे, इसके पास भी n नंबर ऑफ गुणसूत्र होंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो, एक बार बनी और फिर जो कोशिकाएं बन गई हैं अब ये विकसित होकर पूरी ऐसी ही कोशिका बन जाएंगी,
ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो जीवों में जो वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए कहीं चोट वगैरह लग गई, फिर वहाँ पे वो चीज़ भरपाई करनी है, तो उसके लिए ये वाला डिवीजन ही होता है। जो आप बढ़ते जा रहे हो, आपका शरीर बढ़ता जा रहा है, चाहे मोटापा बढ़ रहा हो या हाइट बढ़ रही हो, कुछ भी बढ़ रहा हो, है ना, जिस तरह की जो सेल्स का डिवीजन हो रहा है वो कौन सी है, समसूत्री डिवीजन। लेकिन क्या हो रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है सर, 2 बार विभाजन होता है। यानी कि एक बार देखो, एक बार क्या होगा, जो मात्र कोशिका है इससे डिवीजन होके 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर ये आपस में डिवाइड होकर 4 बनेंगी, यानी 1 से सीधा 4 में डिवाइड होगा 2 की जगह, ठीक है। तो जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों में विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। ये एक अलग प्रकार का डिवीजन है, इसे हम अर्धसूत्रण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है सर, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है ना हमारी मेनली, है ना, जैसे अगर मैं इंसान की बात कर रहा हूँ तो स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। जब आप देखते हो, ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, तो मेल और फीमेल, ठीक है, तो मेल में मगर अगर मान लो n गुण है टोटल, ठीक है, और फीमेल में भी n गुण है टोटल। अगर सोचो इससे जो कोशिका बन रही है उसमें भी n गुण हो रिप्रोडक्शन वाली, और जो फीमेल से बन रही है उसमें भी n गुण हो, तो यार n प्लस n तो 2n गुण हो जाएंगे, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर 2n गुण हो जाएंगे, गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी, है ना, अपनी माँ से भी डबल, फादर से भी डबल, है ना। तो अब होगा क्या सर, इसीलिए जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिससे नया बच्चा बनेगा, उसमें क्या होता है, उसमें अगर मेल के पास n गुण थे तो टोटल n गुण नहीं रहेंगे, है ना, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी, वहाँ से भी गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी, तो आधे गुणसूत्र मेल से आधे फीमेल से जो आएंगे, तो जो नया बच्चा आएगा, है ना, उसमें टोटल n का आधा n का आधा, यानी कि पूरा n गुण होंगे। अगर ऐसा ना होता तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पास से n गुण आते, उसके पास से n गुण आते, बच्चे में 2n गुण हो जाते, जो अगली पीढ़ी आती है उसमें 4n गुण हो जाते, फिर 8n, तो भैया ये तो स्टेबल ही नहीं रहेगी ना प्रजाति, कुछ और ही बनता जाएगा फिर वो। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या है सर, क्योंकि ये प्रजाति स्टेबल रहे, वही गुण रहे, इसलिए ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। और तो यहाँ पे आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि इसमें क्रमशः 2 बार विभाजन होते हैं, है ना, 2 बार विभाजन होते हैं और 2 की जगह 4 बनती हैं, ठीक है। और नई कोशिका में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। उसके पास अगर n थी तो जो नई कोशिका फाइनली बन रही है उसमें n का आधा। क्लियर होगी बात। और वो क्यों n का आधा होने से, जो नया बच्चा होगा उसमें n का आधा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें भैया मेल और फीमेल दोनों से गुण आ रहे हैं ना, फादर एंड मदर से, तो फादर की तरफ से n/2, मदर की तरफ से n/2 मिल जाएगा, टोटल n फिर उसके पास हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो विभाजन होता है ये मेनली उन कोशिकाओं में होता है जिससे नया बच्चा बन रहा है, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये इतना ही सर, है ना, कंप्लीट हो गया है। और आपको ये PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ जाके देख लेना। तो कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताना, ठीक है। और लाइव क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि भी मेरे पास उतना नहीं है सामान, है ना, अपग्रेड करने का, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ, ऐसे आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया करूँगा मैं, आप देख लेना, वो चैप्टर समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।